नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 3 पार्ट 6 लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का ही। इसके बाद चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, किंगशिप कास्ट क्लास। और चैप्टर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले सभी पार्ट्स में हम ये सारी स्लाइड्स को देख चुके हैं। अभी बहुत बीमारी चल रही है। आई होप आप सब लोग सेफ रहें, घर पर रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, व्हाटएवर। तो हम लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, हिस्टोरियंस एंड महाभारत। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिस्टोरियंस व्हाइल एनालाइजिंग टेक्स्ट आर फॉलोज। अब ये जो टेक्स्ट हैं, महाभारत है या फिर कोई और भी जितने भी धर्मशास्त्र वगैरह मिले हैं, मनुस्मृति है, तो इन चीज़ों के बारे में हिस्टोरियंस ने इनको पढ़ के सोशल कंडीशन से ये सारी की सारी चीज़ों को क्रिएट कैसे किया है, कैसे बनाया है, कैसे अंदाज़ा लगाया है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उनको ध्यान रखनी होती कि लैंग्वेज क्या है टेक्स्ट की, या वो ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी या फिर प्रिस्ट और एलाइट्स की, मतलब संस्कृत है या पाली है या प्राकृत है या कोई और लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, काइंड ऑफ टेक्स्ट। वो टेक्स्ट किस तरीके का है, मतलब कोई कहानी है या मंत्र है, ऑथर्स पर्सपेक्टिव, फिर जिसने लिखा है उसकी अपनी धारणाएं क्या है, सोच क्या है, कि उसने क्या सोच के उन चीज़ों को लिखा है। तो उससे उस प्रॉपर कम्युनिटी या फिर उन लोगों के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती है। ऑडियंस जिसको उसने ध्यान में रखते हुए चीज़ें लिखी हैं कि ये जो लिख रहा है ये किसको सुनाने के लिए लिख रहा है और क्या बताना चाहता है लोगों को, क्या कम्युनिकेट करना चाहता है सोसाइटी में। डेट ऑफ कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन, अब और इनकी डेट क्या है, किस टाइम पीरियड पे लिखी गई है, तो उस समय का समाज कैसा था वो पता चलता है, या फिर काफ़ी चीज़ें उस तरीके के समाज में क्या चल रहा है उससे प्रभावित होकर लेखकों ने क्या क्या लिखा है। प्लेस ऑफ कंपोजिशन, और किस जगह पर लिखी गई है, तो उस जगह के एनवायरनमेंट को बताती है। वी हैव बीन कंसिडरिंग द संस्कृत लैंग्वेज महाभारत। काफ़ी सारी इस चैप्टर में इस महाभारत की ही काफ़ी सारे आपने एनसीईआरटी में ब्लॉक्स देखे होंगे इस चैप्टर में। संस्कृत यूज इन महाभारत इज सिंपलर। जो संस्कृत महाभारत में यूज की गई है वो काफ़ी सिंपल है, जो कि वेद और प्रशस्ति में लिखी हुई है उनसे, तो इसलिए इसको समझना बाकी चीज़ों से ज़्यादा आसान था। लेकिन लिखा किसने है, तो इसके बारे में दो चीज़ें हैं। हिस्टोरियंस बोलते हैं कि द ओरिजिनल स्टोरी वाज कंपोज बाय चैरियट्स पास नोन एज सुतास, जो इन राजाओं के सुत होते थे, यानी कि उनके जो रथ चलाते हैं उन्हें सूत सूत बोला जाता है। तो ज्यादातर, या फिर कुछ कोर्ट पोइट वगैरह भी होते हैं सूत वगैरह, तो अपने राजाओं की प्रशंसा में वो कहानियां लिखते हैं, पोएम लिखते हैं ना। तो उन्होंने ये चीज ओरिजिनल स्टोरी इन लोगों ने शुरू की होगी, क्योंकि ज्यादातर लड़ाई और इन चीजों के बारे में है। इसमें महाभारत में बैटलफील्ड में क्या हुआ था, तो उन्होंने ये ऑरली इस चीज को आगे बढ़ाया कि हमारे राजा हैं, उन्होंने ये विक्ट्रीज किए, सेलिब्रेट करना उन चीजों में। ऑरली 5th सेंचुरी BCE तक ये चीजें चलती रही, और उसके बाद ब्राह्मणों ने इसको निर्णय किया कि हम इसको अब रिटन फॉर्म देंगे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द अपहेवल ऑकरिंग इन सोशल वैल्यूज बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यू फॉर्म नॉर्म्स एट दिस टाइम वर रिफ्लेक्टेड इन महाभारत। फिर कुछ चीजें जो सोशल वैल्यूज या नॉर्म्स जो चेंज हुए थे वो भी महाभारत में रिफ्लेक्ट होते हैं, कि ब्राह्मणों ने उनको लिखा है तो जो चीजें चेंज हुई है उन वो चीजें उसमें महाभारत में उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। The text is described as an इतिहास विद एन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन, लेकिन संस्कृत ट्रेडिशन के हिसाब से ये कोई कहानी वगैरह नहीं है सिर्फ, मतलब जो जिसने भी ये कहानी ओरली पहुंचाई है, तो वो ओरल अगर पूरे सोच सकते हैं कि अगर कोई कहानी होती, किसी एक ही राजा के बारे में होती, पोएम होती, तो किसी एक ही इंसान या फिर किसी एक ही जगह पर के लोगों ने की होती। ये संपूर्ण भारत में, या फिर जहाँ जहाँ तक भारतवर्ष या फिर इंडियन सिविलाइजेशन जहाँ तक थी, ये सब जगह पर थी। तो इसलिए इतनी बड़ी कहानी कहीं पर भी नहीं हो सकती है कि कोई कहानी ही बोली जा रही है, तो ये इतिहास है, यानी कि ऐसा हुआ था सच में।
अनदर फेज इज 200 BC एंड BC एंड यहाँ पर BC गलत हो गया, 200 BC ते CE है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, तो 200 BC से 200 CE के बीच में दूसरा फेज ऐड होता है। तो संस्कृत में काफी चीजें ऐड होती चली गई, क्योंकि ओरिजिनल कुछ मंत्र थे, उसके बाद काफी और सारी भी एडिशंस उसमें होते चले गए समय के साथ। तो इस फेज में क्या हुआ कि विष्णु की वर्शिप बहुत ज्यादा हुई थी इस टाइम पीरियड में, तो कृष्ण को उसी का अवतार मानकर ये चीजें उसमें लिखी गई हैं। 200 CE से 400 CE नेक्स्ट में डायडेक्टिक सेक्शन भी उसमें लिखा गया, क्योंकि उस वक्त मनुस्मृति का काफी प्रभाव था, तो वो सेक्शन भी महाभारत में, मतलब जो एथिकल वैल्यूज वगैरह हैं, कुछ नरेशंस हैं, वो चीजें इसमें ऐड की गई। ऑल दिस एडिशंस मेड द टेक्स्ट, इन सभी एडिशन की वजह से जो चीजें 10,000 तक ही थी वर्सेस, मतलब मंत्र वगैरह, वो 1 लाख तक पहुंच गए थे इन एडिशन से। दिस वर्क इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू सेज वेद व्यास। ट्रेडिशनली कहा जाता है कि ये वेद व्यास ने महाभारत लिखी है, जैसे रामायण ऋषि मुनियों ने लिखी है, वैसे ही महाभारत भी ऋषि मुनियों ने ही लिखी है, ये ब्राह्मणों ने नहीं लिखी है बाद में, ये पहले से ही वेद व्यास ने ऑरली इसको आगे पहुंचाया था। द टेक्स्ट प्रेजेंटेड इज क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्शंस। इस टेक्स्ट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया। वन दैट कंटेन्स स्टोरीज डेजिग्नेटेड एज द नैरेटिव, एक पार्ट जहां पर स्टोरीज है जिसे नैरेटिव पार्ट दिया गया। अदर सेक्शन कंटेनिंग prescriptive about social norms known as didactic. This section includes stories and narratives containing social messages. एक पार्ट है स्टोरीज का और एक है डायडेक्टिक सेक्शन, जिसमें स्टोरीज या फिर किसी और चीज के माध्यम से, नैरेटिव के माध्यम से कोई सोशल मैसेज लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है, या फिर कोई एथिकल वैल्यूज या फिर कुछ धर्म की बातें लोगों के बीच में पहुंचाई जाती है, सोशल नॉर्म्स वगैरह, उसको डायडेक्टिक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण है इसका गीता पार्ट, गीता वाला पार्ट। अब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले, मतलब ये युद्ध जब हुआ था उसमें शुरू होने से पहले ये वाला सीन सभी को, आप लोगों को पता होगा कि अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और फिर कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था। तो ये जो उपदेश वाला पार्ट है महाभारत में, जहां जहां से उपदेश आते हैं उन्हें डायडेक्टिक सेक्शन बोलते हैं, और जहां सिर्फ कहानियां हैं कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, ये नैरेटिव पार्ट है। Krishna advises Arjun on the battlefield. His painting dates, this painting dates to the 18th century. Perhaps the most important didactic section of Mahabharata is Bhagavad Gita, which contains advice offered by Lord Krishna to Arjun. This scene is frequently depicted in painting and sculpture. काफी लोगों के घरों में भी ये पेंटिंग होगी कि कृष्ण अर्जुन को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम अपना धर्म करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। डायडेक्टिक्स refers to something that is meant for purpose of instruction. लॉर्ड गणेशा डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि वेद व्यास ने ऐसा बोला था। वेद व्यास जो थे मुनि, वो त्रिकालदर्शी थे, यानी कि पहले जो हो चुका है वो भी जान सकते थे, अभी जो घट रहा है कहीं पर वो उसे भी देख सकते थे, और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी अपनी शक्तियों से जान सकते थे। तो वेद व्यास ने पूरा महाभारत को जानकर क्या क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सारी चीजें गणेश जी को बताई थी, और गणेश जी ने फिर इन्हें लिखा था, ऐसा ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बोला जाता है। दिस इलिस्ट्रेशन इज फ्रॉम पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। अब पारसी लोगों ने महाभारत का ट्रांसलेशन किया था पारसी में, तो उसमें से ये एक, आपने पारसी में यहाँ कुछ लिखा होगा, महाभारत लिखा होगा कि क्या, ये पिक्चर उसमें से ली गई है। 1740 से 50 के बीच में हुआ था। एक्सकेवेशन ऑफ हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर जो इनकी नगरी थी कौरवों की, उस पर बाद में एक्सकेवेशन हुआ 1951 से 52 में, बीबी लाल ने किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो ये नाम याद रखना, पीबी लाल ने हस्तिनापुर का एक्सकेवेशन किया था, खुदाई की थी वहां पर। हस्तिनापुर आज के मेरठ यूपी में है। लाल फाउंड एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स। अब 5 अलग अलग लेवल, मतलब एक ही तरीके के घर या फिर सेटलमेंट नहीं है, 5 अलग अलग तरीके की है, तो उनको 5 लेवल या 5 फेज में डिवाइड किया, जिसमें से इसमें सेकेंड और थर्ड फेज के बारे में थोड़ी जानकारी है इसमें।
हाउसेज सेकंड और थर्ड फेज के, सेकंड फेज कौन सा है, 12th से 7th सेंचुरी बीसीई, और थर्ड 6th to 3rd बीसीई, ठीक है। हस्तिनापुर। लाल नोटेड अबाउट द हाउसेज ऑफ सेकंड फेज की जो हाउसेज है उनके बारे में क्या नोट किया, विद इन द लिमिटेड एरिया, इस लिमिटेड एरिया में, हस्तिनापुर में ही, नो डेफिनेट प्लान्स ऑफ हाउसेज वर ऑब्टेन्ड, कोई डेफिनेट प्लान नहीं है हाउसेज का कि इसी तरीके के हैं, लेकिन जो वॉल है हाउसेज की, दीवारें हैं, वो मिट्टी की या फिर मिट्टी की ईंटों की बनी हुई है। द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर भी मड का किया हुआ है। रीड मार्क्स जैसे दैट सम ऑफ द हाउसेज हैड रीड वॉल्स प्लास्टर्ड ओवर द मड, रीड वॉल्स हैं लेकिन प्लास्टर फिर मड का ही हुआ है, मिट्टी से ही हुआ है। थर्ड फेज जो है 6 से 3rd सेंचुरी का, उसके बारे में लिखते हैं, हाउसेस जो इस पीरियड के हैं वो मड ब्रिक्स के भी हैं और बर्न्ट ब्रिक्स के भी हैं, मतलब ईंटों को आग में या फिर धूप में रख के उनको जला के उनको टफ किया जाता है, मजबूत किया जाता है। सॉक जार्स एंड ब्रिक ड्रेन्स वर यूज्ड फॉर ड्रेनिंग आउट रिफ्यूज, थोड़ा सा ड्रेनिंग सिस्टम भी वहां पर है, देखा गया है। वाइल टेराकोटा रिंग वेल्स वर may have been used both as well as drainage pits, और टेराकोटा रिंग वेल्स भी हैं, कुएं टेराकोटा के गोल, जो कुओं की तरह या फिर ड्रेनेज पिट्स की तरह यूज किए जाते होंगे। हस्तिनापुर जबकि महाभारत में अलग तरीके से डिस्क्राइब है। दिस इज हाउ द सिटी इज डिस्क्राइब्ड इन आदि पर्व ऑफ महाभारत, द सिटी बर्स्टिंग लाइक द ओशन, मतलब ऐसी समुद्र की तरह फैला हुआ, इतनी बड़ी सिटी थी, पैक्ड विद हंड्रेड्स ऑफ मेंशंस, बहुत सारे महल थे, हंड्रेड्स ऑफ मेंशंस डिस्प्लेड विद इट्स गेटवेज, आर्चेस, टर्रेट्स लाइक मेसिंग क्लाउड्स, द स्प्लेंडर ऑफ ग्रेट इंद्र सिटी, मतलब इतनी ऊंची थी जमीन, आसमानों को छू सकते हैं उसकी गेटवेज, और ये सब लाइक जैसा ऐसा लगता है कोई इंद्र का शहर है, इंद्र ने बसाया हुआ है। और ये इसके बारे में इंद्रप्रस्थ के और हस्तिनापुर, इन दोनों सिटीज के बारे में, इंद्रप्रस्थ आपने मैप में देखा होगा, उससे जस्ट थोड़ा और नीचे ही है, जिसे आज दिल्ली कहा जाता है। डू यू थिंक लाल्स फाइंड्स मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ हस्तिनापुर इन दिस एपिक? पोलेंड्री मैरिज इन महाभारत। अब महाभारत में पॉलिंड्री मैरिज का एग्जाम्पल द्रौपदी का विवाह है, कि वो एक स्त्री के ज्यादा पति हैं, तो उसके 5 पति थे, पांचों पांडव। पॉलिंड्री में सिर्फ अनडिजायरेबल, मतलब ब्राह्मण इस चीज को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन ये उस समय पर भी हो सकती है और आज भी हिमालयन रीजन में होती है। इट मे बी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ, अब इसके कारण कुछ भी हो सकता है कि वुमेन की उस टाइम पे शॉर्टेज थी, या फिर कोई और सिचुएशनल क्राइसिस हो सकते हैं, या फिर जो कहानियां हैं कभी कभी वो कुछ सोशल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। द्रौपदीज मैरिज, द्रुपद, अब इसके बारे में कहानी है कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे, कोई एक ही क्यों नहीं था। तो द्रौपद जो उनका पिता था, किंग ऑफ पंचाल, उन्होंने स्वयंवर रचा था, और उसमें आप लोगों को पता होगा जिनको कहानी, कि एक गोल सा चक्र था, ऊपर उस पर मछली घूम रही थी और नीचे एक बड़ा सा बाउल था पानी में, उसकी परछाई पानी में देखते हुए तीर चलाना था और मछली की आंख को निशाना बनाना था। अब पानी तो हिलता रहता है, तो एग्जैक्ट सिचुएशन पता नहीं चलेगी, इसलिए जो ये काम कर देगा वो द्रौपदी का पति बनेगा। और ये काम अर्जुन ने किया था, और उसके बाद अर्जुन से उनका विवाह हुआ और वो वापस फिर घर आने लगे थे। ये तब है जब वो लोग वनवास पे थे, ठीक है, ब्राह्मण का वेश रख कर गए हुए थे। फिर पांडवों, उनकी माँ वहां पर किचन में कुछ काम कर रही थी, उन्होंने आकर जैसे ऐसे बोला कि हम माँ से थोड़ा मजाक करेंगे, हम आके बोलेंगे, उन्होंने आके बोला कि देखिए माँ, हम आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। तो माँ ने, उनकी जो माँ थी कुंती, उन्होंने बिना देखे ही ऐसा बोल दिया कि ठीक है, जो भी लाए हो तुम आपस में बांट लो। अब पहले, जैसे मैं बताया था कि पहले के लोग अपनी बात से नहीं फिरते थे, जो जबान से निकल गया तो निकल गया, वो चीज होनी ही है, उसको पलटते नहीं थे कभी भी। लेकिन फिर उन्होंने ये बोलने के बाद पलटा तो देखा, पूछा ये कौन है, तो उन्होंने सारी कहानी बताई, और आपने इस चीज को हमको बांटने के लिए बोल दिया, अब हम क्या करें। तो युधिष्ठिर ने बोला कि फिर अब ये हम सभी लोगों की कॉमन वाइफ होगी। लेकिन द्रुपद जो उसका भाई था इसका, वो उसको जब पता चला तो उसने बोला कि ये तो गलत है, मेरी बहन कोई वस्तु तो नहीं है जिसे तुम आपस में बांट लोगे, ये गलत है।
तो वहां पर फिर वेद व्यास आए जिन्होंने महाभारत लिखी है, वो आए और बोले उनको कि ऐसा इनकी जो माँ ने ऐसा बोला है तो इसमें एक रियलिटी है, उन्होंने जो बोला है वो भगवान की ही वाणी है। पिछले जन्म में दो कहानियां ऐसे बोली जाती हैं कि जो इंद्र के ही ये सारे के सारे इनकारनेशन है, ये पांचों पांडव ये इंद्र के ही इनकारनेशन है, और ये इनकी द्रौपदी जो है इनकी पत्नी के रूप में, जो इंद्र की पत्नी थी वो यहाँ पर जन्म लिया है, तो इसलिए ये डेस्टिन्ड है, ये इसकी किस्मत में है कि अब ये इन पांचों की पत्नी होगी। और दूसरा, पिछले जन्म में द्रौपदी ने तपस्या की थी शिव से, शिव से एक वरदान मांगने के लिए, और वरदान में उसने 5 अलग अलग वरदान मांग लिए अनजाने में ही। उसने बोला कि मुझे ऐसा पति मिले जो बहुत बलशाली हो, मुझे ऐसा पति मिले जो बहुत सुंदर हो, और इन पांचों की खूबियां थी। और ऐसे बोलते बोलते उसकी जबान ने 5 अलग अलग वर मांग लिए, शिव ने वरदान दे दिया, और ये उस वरदान के कारण ही है कि इसके 5 पति हैं। इसमें इसके खुद का ही जो भी है भाग्य है इसमें। द वुमेन was now reborn as Draupadi and Shiva had fulfilled her prayers. Convinced by these stories, Draupadi consent to the marriage. उसके बाद द्रौपदी ने बोला कि ठीक है, अब ये इसकी किस्मत में ही था। Why do you think the authors offered 3 explanations for a single episode? महाभारत a dynamic text. महाभारत was written in a variety of languages. काफी सारी languages में महाभारत लिखी गई है। अब इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है, सब में those people who wrote version of the epic added stories originated or circulated in their localities. कुछ समय के साथ साथ कुछ अलग अलग जगह पर स्टोरीज जो क्योंकि महाभारत का सीन अलग अलग जगह पर अलग अलग था, कोई सीन यहाँ घटा है तो कोई यहाँ घटा है, तो अलग अलग स्टोरीज अलग अलग जगह से ओरिजिनेट भी होती है कि ये यहाँ पर हुआ था, ऐसा हुआ था। लोकेलिटीज में कुछ अलग स्टोरीज भी हैं, वो भी इसमें ऐड है। The central story of epic was often retold in many ways. और जो central story है वो भी कई जगह पर अलग अलग तरीके से बयां की जाती है। Episodes were depicted in sculpture and painting. और इसके जो episodes है वो काफी जगह पर पेंटिंग और स्कल्पचर के थ्रू भी होते हैं, जैसे मंदिरों में या फिर कई जगह पर इनकी पेंटिंग्स और स्कल्पचर मूर्ति वगैरह बनी हुई है। They also provided themes for a wide range of performing arts, plays, dance and other kinds of narrations. और इन्हीं के कारण ही काफ़ी performing arts को भी काफ़ी हेल्प मिली है। वो इसको लेकर plays करते हैं, डांस करते हैं, या फिर अलग अलग तरीके के narrations होते हैं। ठीक है। Major textual traditions. अब ये अलग अलग समय पर क्या चीज़ लिखी गई थी। 500 BCE अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, अ वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, संस्कृत ग्रामर पे वर्क है, ये लिखा गया है 500 BCE में। 500 से 200 BCE में काफी सारे मेजर धर्मसूत्र रचित हुए होंगे संस्कृत में। 500 से 100 इस बीच में अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूडिंग त्रिपिटक इन पाली, जो बुद्धिस्ट अर्ली टेक्स्ट हैं त्रिपिटक जैसे कि पाली में लिखे गए हैं, वो इस टाइम पीरियड में लिखे गए। 500 से 400 CE रामायण एंड महाभारत इन संस्कृत, रिटन फॉर्म रामायण और महाभारत को संस्कृत में इस टाइम पीरियड में दिया गया। 200 BCE से CE मनुस्मृति इन संस्कृत, कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन ऑफ तमिल संगम लिटरेचर, तमिल संगम और मनुस्मृति इस टाइम पे। 100 CE चरक एंड सुश्रुत संहिता, वर्क्स ऑन मेडिसिन इन संस्कृत। चरक और सुश्रुत द्वारा, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये 2 संहिता लिखी गई थी। ये किस पर है? मेडिसिन पर है, मतलब बायोलॉजी है एक तरीके से, संस्कृत में लिखा गया है। 200 CE के बाद से कंपाइलेशन ऑफ पुराण, संस्कृत में पुराण लिखे गए थे। 300 CE नाट्यशास्त्र ऑफ भारत, अ वर्क ऑन ड्रामेटर्जी इन संस्कृत, मतलब जो ड्रामा वगैरह या फिर स्टेज पे जो होता है ना, नाट्यशास्त्र लिखा गया था संस्कृत में 300 CE में। 300 से 600 CE अदर धर्मशास्त्र, और भी कुछ धर्मशास्त्र लिखे गए हैं संस्कृत में। 400 से 500 CE में संस्कृत प्लेस इंक्लूडेड द वर्क्स ऑफ कालिदास, कालिदास के संस्कृत प्लेस काफी सारे मशहूर हैं, वो इस टाइम पे कालिदास ने लिखे थे। वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, आर्यभट्ट और वराहमिहिर, ये बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में काफी फेमस थे, इन्होंने संस्कृत में लिखे हैं। कंपाइलेशन ऑफ जैन वर्क इन प्राकृत, जैन का के जो वर्क्स है उनको कंपाइल किया गया था प्राकृत में इसी टाइम पीरियड में।
दूसरी टाइमलाइन है मेजर लैंडमार्क्स इन स्टडी ऑफ महाभारत, 1919 से 66 प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि भाई इन चीज़ों को कंपाइल करना है और इसका एक सिंगल एडिशन निकालना है जो स्टोरीज कॉमन है। 1973 में J.A.B. वैन ब्यूटेनिन बिगिंस इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशन। अब ये J.A.B. वैन ब्यूटेनिन ने इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू किया था इस एडिशन का, लेकिन 1978 में उनकी डेथ हो गई और ये एडिशन अधूरा रह गया। तो ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 3 यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर 4 में। आज के लिए इतना ही। इसमें अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। कैसा मेरी वीडियोस लगती हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने और अपने आस पड़ोस की, अपने अपने घर परिवार के सभी लोगों का ध्यान भी रखिए, उनकी हेल्प कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।